यूक्लिड डिवीजन थ्योरम होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम मैंने आपको बताया था, क्लियर। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते थे? HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में बात किया जाए कि महत्तम समापवर्तक है क्या और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो आप महत्तम समापवर्तक से क्या जानते हो बताओ। थोड़ा उसको समझ लेते कि महत्तम समापवर्तक है क्या, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते ना, तो सवाल लगाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है महत्तम समापवर्तक का? हाँ, जैसे मैं आपसे कह दिया कि भैया आप एक काम करो, तो अगर बात किया जाए कि महत्तम समापवर्तक हमारा है क्या, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझ आ रहा है ना, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा समझ लेते हैं महत्तम समापवर्तक क्या है। अगर आपसे कोई कह दिया कि 10 का 15 का और 30 का मासा ज्ञात करो, हम लोग यही तो निकाल रहे हैं यूक्लिड डिवीजन परिमेय का प्रयोग करके। लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि 10 का 15 का और 30 का मासा, कितने लोग इसको निकाल सकते हो भाई? हमें लग रहा है सब लोग निकाल सकते ना, मासा सब लोग निकाल सकते हो। कितना आएगा मासा बताओ आप? तो 10 का कितना होगा? अगर 10 का मासा निकाले तो कितना होगा? गुणनखंड विधि से निकालने, देखो गुणनखंड विधि से निकाल दे रहे हैं आप निकालना जानते हो, मैं गुणनखंड विधि से निकाल दे। 2 गुणे 5, 15 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 30 का क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30। मासा क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन होता है वही तो मासा होता है। तो अब देखो इसका मतलब 2 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें, 3 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और तो इसलिए इसका मासा कितना आएगा? इसका मासा कितना आएगा? 5, है ना। समझ में आएगा जी। और अगर यहीं पे संख्या एक और ले लें, थोड़ा सा और संख्या बढ़ा दें इस तरीके से, एक 18 कर दें, इसको 18 कर दो, तो कितना हो जाएगा मासा? अगर 18 कर दें तो मासा कितना आएगा? 2 गुणे, है ना। और इसको 15 कर दे तो मासा कितना आ जाएगा? 3 गुणे 5। और इसको 30 ही रहने दें तो कितना बनेगा? 3 गुणे 5, है ना। इसको अगर 3 गुणे 5, अब मासा कितना हो जाएगा? मासा कितना? यही तो दोनों में है ना, तीनों में। और कोई तीनों में है? नहीं है। और अगर 90 कर दे तो 90 कर दे तो 5 और बढ़ जाएगा, 18 पंचे, है ना। तब मासा कितना हो जाएगा? 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है। इसका मतलब हो गया कितना? 15। तो महत्तम समापवर्तक की अगर डेफिनेशन बताया जाए तो यहां से हम बता सकते हैं। कैसे? देखो 5 क्या है? 5 एक ऐसी संख्या है जिससे 10, 15 और 30 क्या हो रहे हैं? विभाजित हो रहे हैं। अगर इतने की बात की जाए, 15 की बात की जाए, तो 15 एक ऐसी संख्या है जिससे 90, 15 और 30 तीनों क्या हो रहे हैं? विभाजित हो रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए आप अच्छे से, मैं यहीं से डिफिनेशन बनाऊंगा। देखो अगर हम बात करें 5, तो 5 एक ऐसी संख्या है जो 10 को, 15 को और 30 को क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। और अगर बात करें इन तीनों के लिए, तो 15 एक ऐसी संख्या है जो 90 को, 15 को और 30 को विभाजित कर रही है। अच्छा, 90 को तो 3 भी विभाजित कर देगा, 15 को 3 भी विभाजित कर देगा और 30 को 3 भी विभाजित कर देता है, फिर भी हमने 15 लिया। क्यों? क्योंकि महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे प्रत्येक संख्या क्या हो? विभाज्य हो। बड़ी से बड़ी संख्या लेना, छोटी से छोटी संख्या नहीं लेना। देखो 3 क्या है? छोटी संख्या है, और 15 क्या है? बड़ी है। क्योंकि 3 भी इसको काट रहा है और 15 भी इसको काट रहा है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो लेंगे। समझा ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संपूर्ण संख्याएं क्या हो? विभाजित हो, वो परिभाषा होती है
महत्तम समापवर्तक की। अब समझ में आया क्या होता है महत्तम समापवर्तक कि नहीं समझ आया? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। हम लोग क्या करते हैं कंपटीशन वगैरह में जब जाते हैं पेपर देने तो उसको मौखिक निकाल सकते हैं, उसका आंसर हम लोग देखिए और बता दिए। कैसे? हम कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या जैसे दे दिया रहेगा ऑप्शन में, दे दिया मान लो ऐसे दे दिया 90 का, 15 का और 30 का मासा है का मासा। 4 ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया मान लो 15, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपसे 12, तीसरा ऑप्शन आपसे दे दिया 30 और चौथा ऑप्शन आपसे दे दिया 5। चलो चौथा ऑप्शन मान लो दे दिया 3, है ना? तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन से कैसे लगा सकते हैं मासा, ऑप्शन से कैसे मासा निकाल सकते हैं? देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 12 से इसमें भाग कर देंगे। तो 12 से भाग करेंगे 90 कटेगा, 15 कटेगा, 30 नहीं कटेगा ना, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, है ना? और 3 से ये कटेगा, 3 त्रिका 9 30 बचेगा, 3 बचे ये भी कट जाएगा और 3 से, इसका मतलब 3 से तीनों संख्याएं कट जा रही हैं। तो 3 मासा हो सकता है, 3 मासा हो सकता है। उसके बाद 30 की बात करो तो 90 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 30 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अच्छा 15 से ये भी कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये और ये हो सकता है। तो अब दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 15, इसलिए इसका मासा कितना हो जाएगा? 15। और इसमें उसी तरीके से बताया कि इसका मासा कितना हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि भैया 5 से 10 भी कट जाएगा, 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 से 30 भी कट जाएगा। और कोई संख्या है जो इन तीनों को काट दे? 1 से कटेगा, 1 से कट जाएगा, देखो 1 से ये भी कटेगा, 1 से ये भी कटेगा, 1 से। और मैं बताऊं किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, जैसे मान लो एक दे दिया 2 और 3, एक दे दिया 5, तो इनका मासा कितना हो जाएगा? तो 2 का, 3 का और 5 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? कितना होगा भाई बोलो, कितना होगा? देखो 1 से 2 भी कटेगा, 1 से 3 भी कट जाएगा, 1 से। और कोई संख्या है जो इन तीनों को काट दे? 2 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे, है ना? तो एक ऐसी संख्या है कॉमन, मासा का मतलब होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो सभी संख्याओं को क्या करे? विभाजित करे। तो भैया 1 से बड़ी और कोई संख्या बनेगी नहीं जो इन तीनों को काट दे, है ना? तो इसलिए इसका मासा कितना होगा? 1। अब मासा की परिभाषा क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे समस्त संख्याएं क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, है ना? और मासा ही हम लोग निकालते हैं इसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग करके मासा ही हमें निकालना है ना? तो 2 संख्याओं का मासा निकालना हम लोगों ने कल सीखा है, आज 3 संख्याओं का मासा निकालना सीखेंगे, है ना? जैसे एक सवाल मैं दे दूं आपको बुक 2 में, एक सवाल मैं लिख रहा हूं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से लगाना कि 180 252 तथा 324 का मासा किसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना चाहिए, है ना? तो इसमें ये हमें अब देखो अभी तक दो वाला लगाए थे भाई, यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग करके हम लोगों ने अभी तक क्या किया था? 2 के लिए लगाया था। अब किसके लिए लगाना है? 3 के लिए लगाना। तो इसमें क्या करेंगे, जनरली क्या करना होता है? भाग ही करना होता है भाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अगर लिखना होगा स्टेप बाय स्टेप तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज भाग करके लगाओ, है ना? तो भाग करके कैसे? अब देखो इन तीनों में देखो 180 जो है वो छोटा किससे? 252 से,
और 3 से 24 से भी छोटा है, तथा 180 छोटा किससे? 324 से भी छोटा है। तो पहले 180 से भाग करेंगे किसमें? 252 में। यही तो काम किए थे। जो छोटा होता है उससे भाग करना होता है किसमें? बड़े वाले में। जो छोटा होगा उससे भाग करेंगे किसमें? बड़े वाले में। तो चरण वाइज लिखें एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। चलो लिख दे रहे हैं। तो 180 डिवाइडेड बाई कितना? 252। कितनी बार जाएगा भाई? एक ही बार जाएगा। तो 180 शेषफल कितना बचेगा? 2, और ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 गया 7, 72 ही तो बचेगा। तो लिखेंगे 180 तथा 252 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। समझ जाओगे क्या लिखा है जी? ये लिखा हुआ है 180 तथा 252 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो क्या हो जाएगा भैया? जिससे भाग देते हैं वो हो जाएगा 252 बराबर कितना हो जाएगा? इंटू 1 प्लस, इसका मतलब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो शेषफल है वो 0 के बराबर। और हमको कब तक ये प्रोसेस करना है? जब तक कि शेषफल 0 ना हो। पहला चरण समझ में आया। अब क्या करना है? अब 72 से भाग देंगे किसमें? 180 में। कब तक ये प्रोसेस करेंगे? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब 72 से भाग करेंगे कितने में? समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा? इसी में कर दें ऐसे। 72 से भाग करें 180 में। कितनी बार जाएगा भैया? 2 बार जाएगा। तो लिख दो 2 दूना 4, 2 सते 14 है ना। 144 होगा। कितना बचेगा? 6। और इसमें कितना बचेगा? 3 तो बचेगा, और ये 0 हो जाएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे? पुनः ऐसे लिखेंगे। अब कितने कितने में कर रहे हैं? 72 तथा 180 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा। आ रहा ही नहीं आ रहा है? यहाँ 2-3 क्वेश्चन के ना डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 180 बराबर कितना होगा? 72 गुणे 2 प्लस 6। इसका मतलब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे? 36 से भाग करेंगे इसमें 72 में। तो 36 दूना कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे? अब किसमें लगा रहे हैं? 36 तथा 72 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, है ना। तो इसका प्रयोग करोगे कितना होगा बताओ? 72 इक्वल्स टू 36 गुणे 2 प्लस, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? अब तो भैया एकदम श्योर हो गया कि 180 तथा 252 का मासा कितना होगा? 36 से तो डिवाइडर है ना। लेकिन हमें इन दोनों का ही नहीं निकालना है, हमें ये भी निकालना है कि उसके साथ साथ 324 भी शामिल है। तो अगर 324 भी 36 से कट जाए, एक लाइन में यहाँ भी कर सकते हो, या तो और फिर से वही प्रोसेस दोहरा दो। अगर 324 भी 36 से कट जाए तो समझ लेना 36 क्या हो जाएगा? मासा कटेगा। देखना वहां करके कट जाएगा 324। लेकिन हम फिर से लगा दे रहे हैं, है ना। तो इतना स्टेप समझ में आया? अब इसके आगे बढ़े जी। अब क्या काम करेंगे? अब किस पर लगाएंगे? 180 और 324 पे। 180 और 324 पे अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो करेंगे, है ना। और देखते हैं कितने से कट रहा है। अब क्या लिखेंगे? 180 तथा 324 पर। तो यहाँ पर फिर से वही काम करो। 180 डिवाइडेड बाई 300 कितनी बार जाएगा भाई? 18 दूना 36, ज्यादा हो जाएगा ना, एक ही बार जाएगा।
कितना बचेगा 4, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचेगा। अब क्या करना है 144, पहला स्टेप लिख देना 324 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 गुणे 1 प्लस 144, रिमाइंडर 0 नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है 144 से भाग करना है किसमें 180 में, तो कितनी बार जाएगा एक ही बार जाएगा। अब कितना बचेगा भाई 6, और ये कितना हो जाएगा 3 ही तो बचेगा है ना। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे 144 तथा 180 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो इसमें प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 144 गुणे 1 प्लस का 36। आप किस पर लगाएंगे 36 पर और 144, आप लिखेंगे 36 तथा 144 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा भाग करो भाई, कितनी बार जाएगा 4 वाले 6 चौका 24 और 4 नहीं 12 तो कट गया पूरा 0 हो गया। इसका मतलब हो जाएगा 144 बराबर 36 गुणे 4 प्लस का 0, यानी रिमाइंडर क्या हो गया। अब देखो 36 से तीनों कट जाएगा है ना, 36 से ये वाला भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप देख चुके हो 36 से ये भी कट रहा है और 36 से देखो 36 से भाग देने पर दोनों कंडीशनों में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब इससे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कितने का HCF ऑफ 180 252 और 324 कितना आ गया भाई 36। समझ में आया कि नहीं है बोलो भाई जी है। आगे बढ़े हैं, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लगाते हैं। फिर 3 डिजिट वाला, आपको देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। 2 डिजिट वाला यूक्लिड विभाजन करने का है ना, एक 3 डिजिट वाला है और एक सिद्ध करने वाला। तो पहले 1 डिजिट वाला बता दिया आपको, 2 डिजिट वाला है ना, आज 3 वाला बता दे रहे हैं और कल जो है सिद्ध करने वाला बता दे। बस ये वाला अभ्यास खत्म हो जाएगा और यही थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, बाकी उधर का तो सब वैसे थ्योरम है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसको भाग विधि से भी लगा सकते हो, वही भाग विधि जो बताया हो ना, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। किताब में डायरेक्ट लगाया, लगाना हो तो लगाना, कोई गलती नहीं रहेगी, ठीक है जी। डायरेक्ट भाग करके जो भाई भाग कर रहे थे ना, वही केवल लिखना स्टेप वो बताया, तो वो तो एल्गोरिथम का स्टेप बाय स्टेप हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन 8वां लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 8वां जो है वो लिखा हुआ है यूक्लिड थोड़ा रुक गया, लिखते हैं क्वेश्चन को। यूक्लिड की कह दिया है, इस प्रश्न में क्या बोल रखा है उसने, इस प्रश्न में बोला है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1251, 9377 और 15628 को भाग देने पर शेषफल, जब कहते हैं आपसे वह बड़ी से संख्या ज्ञात करो, जो अभी मैंने भैया मासा की परिभाषा ये तो बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो हमें यही तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको इतने इतने से भाग देने पर, विभाजित करने पर, है ना। लेकिन जब विभाजित कर रहे हैं तो कुछ क्या बच जा रहा है शेषफल, यानी इसमें शेषफल कितना बच जा रहा है 1,
इसमें शेषफल कितना बच जा रहा है 2, और इसका जो शेषफल है कितना बच रहा है 3 बच रहा है। शेषफल इतना इतना प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब जैसे मैंने कहा था पहले आप उदाहरण में चले जाओ, पता नहीं चलेगा आप क्या करना है, यही नहीं पता चलेगा यहाँ से करना क्या है। तो थोड़ा पहले आप फ्लैशबैक में चले जाओ, जो पढ़ाए हैं उसको समझ लेते हैं। किसका बताया था 15 का, और क्या था 30 था, और क्या था 90 था, है ना। इन तीनों का जब बताया था लासा निकाले थे, तो इन तीनों का लासा क्या था, देखो इसका हुआ था 3 गुणे 5, इसका हुआ था 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका कितना हुआ था भाई, यही तो हुआ था, बोलो भाई। तो देखो 3 दोनों में था 5, है ना, 3 जो था तीनों में था और 5 तीनों में था, इसलिए कितना आया था 15 आता है ना। समझ में आया तो बात। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे कर दूं कि आप एक काम करो 15, 30 और 90 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 15, 30 और 90 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको भाग देने पर, जिससे भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 1 बचे, 2 बचे और 3 बचे। तो इसका मतलब ये संख्या कितना रहा होगा 16 रहा होगा, है ना। ये संख्या कितना रहा होगा 32 रहा होगा, और ये संख्या कितना रहा होगा 93 रहा होगा। कैसे, अरे भैया अब देखो 15 से अगर भाग दोगे इसमें तो शेषफल 1 नहीं बच जाएगा, 15 का नाम 15, शेषफल 1 ही बचेगा ना। अगर इसमें 15 से भाग करोगे तो 15 दूना शेषफल 2 नहीं बचेगा, इसमें 15 से भाग करोगे तो शेषफल 3 नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो जब हमसे इस तरीके से कहे जैसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे भाग करने पर शेषफल इतना 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 बचे, तो वो संख्या क्या बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक इससे घटाना पड़ेगा तभी तो 15 बनेगा, 2 हमें इससे घटाना पड़ेगा तो 30 बन जाएगा, और 3 हमें इससे घटाना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा, और तब हम आशा निकालेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। कैसे, अभी क्वेश्चन लगाते हैं ज्यादा समझ में आएगा। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो जितनी भी संख्याएं दिया है उससे क्या करना पड़ेगा, शेषफल को घटाना पड़ेगा, है ना। लिखेंगे 1, 2 तथा 3 घटाने पर प्राप्त संख्या, यहाँ लिखे पहले हम क्या मिलेगा, अभी मैं फिर से ये बात समझा दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या मिलेगा, ये कितना आएगा, ये कितना होगा 9377 माइनस कितना करना है, कितना आएगा, यही तो बचेगा ना। और वो क्या बचा 1500, 15600, 15625। तो प्राप्त संख्याएं क्या हो जाएंगी 12,1250, 9,375, 15,625। अब इन्हीं तीनों संख्याओं को क्या करना है, लासा निकालना है। जैसे आपको कहते शेषफल इतना बचा, जैसे कहते वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे भाग देने पर शेषफल इतना बच जाए, तो क्या करना है, डायरेक्ट शेषफल को क्या करना है, घटा देना संख्याओं से, समझ में आप, घटा देना। उसके बाद अब क्या करना है, अब देखो यहाँ 12,250 छोटा है किससे 9,375 तथा और किससे छोटा है 15,625। अब देखो ये 3 अंक वाला बना कि नहीं बना, एक ये और ये। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के लिए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लगाएंगे। किसके लिए, इन दोनों के लिए लगाएंगे, है ना। तो ये कितना आएगा, डायरेक्ट लगा दूं मैं भाग विधि से, स्टेप तो लिखना जान ही गए होंगे, क्या लिखना है क्या करना है, डायरेक्ट लगा दे रहा हूं मैं, ठीक है भाई, आंसर ला दे रहा हूं। देखो पहले भाग करेंगे किससे, पहले भाग करेंगे किससे, कितने भाग करेंगे
बोलो भाई 9300 कितनी बार जाएगा? 8 बार ले जाओगे कितना हो गया? 8 ही बार जाना चाहिए। देखो 8 बार जाएगा। 8 शून्य 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20 ही तो होगा ना। और 8 करना 8 तो ज्यादा हो जाएगा। 7 बार ले जाओ। 7 पचे 7 दूनी 14 और 3 17 ना। 7 करना 7 और 1 घटा दो कितना बचा? 5 2 और 13 में से 7 की 6 ही तो बचेगा है ना। अब इससे भाग करना है कितने में? कितनी बार जाएगा भाई? 2 ही बार जाएगा। हाँ 2 बार जाएगा। देखो 25 दूना 50 हो जाएगा ना। और 6 दूनी कट गया पूरे है ना। तो अब पहले किस में लगाएंगे? 12 50 तथा 9375 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या जाएगा भाई बताओ? 9375 इक्वल्स टू कितना होगा? 1250 गुणे 7 प्लस कितना भाई? 625। और आर यहाँ पर 0 नहीं है ना। आर यहाँ पर 0 नहीं था पहले वाली स्टेप में। अब दोबारा क्या करिए? 625 और 1250 पे लगाए। तो लिखेंगे क्या? 625 तथा 1250 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो कितना आएगा बताओ? 1250 इक्वल्स टू 625 गुणे प्लस इसका मतलब आर क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहीं पर प्रोसेस को क्या करेंगे? रोक देंगे। समझ में आ गया? अब क्या करना है? अब किसके लिए लगाना है भाई? अब लगाएंगे कितने के लिए? इसके लिए लगाएंगे। और अगर ये भी 625 से क्या हो रहा है? पूरा का पूरा विभाजित हो जा रहा है तो 625 इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 625। तो अब क्या काम करेंगे? ऊपर वाला मिटा देंगे। अब फिर इसमें किसमें लगाएंगे? 1250 इज लेस देन 15,625 पर इतने तथा इतने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। तो इतने पे प्रयोग करो भाई। तो यहाँ पे लगा दे। देखो 12,625 डिवाइड करेंगे कितने से? 12 कितनी बार ले जाए बताओ? ये यहाँ पे गलत है ना। कितनी बार जाएगा बताओ? 8 या 9 बार जाने के। एक बार कहाँ जाएगा? ये 15,000 है और 1,000 है तो इसका मतलब 8 या 9 बार जाएगा। लगभग 9 बार ले जाना। 9 बार ले जाए पहले। देखो 9 शून्य 9 बचे 1 मिनट ये यहाँ पर कौन हो गया? 15,000। तो इसका मतलब 1 बार ले जाओ पहले। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो हो जाएगा 12। अब घटा दे। मैं इसको मिला लेते इसके कितना होगा? 2 और यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3। सही है। इधर चमक रहे दिखाई नहीं दे रहे थे। अब कितना बताएंगे? 5 है ना। अब कितनी बार ले जाए? 2
दोबारा तो कितना हो जाएगा? 0 0 2 दूना 4 और 2 करना 25, यानी हो गया 5 2 और 6 तो बचेगा ना। अब नहीं जाएगा भाई, छोटा पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब अब नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसको पहले लिख दे रहे हैं, तो कितना आएगा? 15 625 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1250 गुणे प्लस 625, रिमाइंडर 0 नहीं है ना, डज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ भी डज नॉट इक्वल्स टू कर देना। अब क्या करेंगे? पुनः अब कितने लगाएंगे? 1250 और 625, यानी 625 तथा 1250 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो कर दो भाई। तो अब कितने करना है? 600 डिवाइडेड बाई 1200, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा ना, उतने आएगा, 1250 आ जाएगा। 0 हो गया, तो लिखेंगे 1250 इक्वल्स टू 625 गुणे प्लस 0। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो रहा है? अच्छा, कितने से भाग करने पर दोनों कंडीशनों में रिमाइंडर 0 आ रहा है? 625 से, है ना जी। तो इसका मतलब हो जाएगा कितने का? HCF ऑफ 1250 कॉमा कितना था? 9375 और कितना आ गया? 625, है ना। अब देखो ध्यान से, हमको तो इससे निकालने के लिए कहा नहीं था, हमसे ये कहा था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखो 625 का गुणनखंड अगर आप करोगे तो 25 गुणे 25 बनेगा, है ना। 25 25 से 625, तो ये संख्या अगर इसको आप देखो, ये है 12, पहले सुन लो यार, मैं जो बता रहा हूँ पहले इस बात को सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको जान तो लो। देखो यहाँ पर क्या है? 1251। अब अगर देखो जैसे ये बनना है 625 बनना है, इन दोनों का HCF क्या बनना है? इन तीनों का HCF कितना बनना है? 625। अगर 625 की जगह पर आप 25 भी ले लो तो ये तीनों 25 से भी कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा और ये भी 25 से कटेगा, है ना। ये भी 25 से, ये काट के देख लेना, ये 25 से कटेगा। और 625 से ये कट रहा है तो ऑटोमेटिक, जैसे 9 अगर है, मैं बताऊं 18 अगर है, 18 अगर 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, तो 9 का जो गुणनखंड होगा उससे भी 18 कटेगा। कैसे? अगर 9 से भी कट रहा है तो 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 9 का गुणनखंड है, इसलिए 3 से भी कटेगा। तो अगर ये 625 से कट रहा है तीनों, तो ये भी, क्योंकि 625 का गुणनखंड 25 होगा, 5 भी होगा, इसका 5 भी एक गुणनखंड है, 25 भी एक गुणनखंड है ना। तो इसका मतलब ये संख्याएं 5 से भी कटेंगी, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा। लेकिन भैया 5 और 25 क्या है? 625 से छोटी है, और उसने हमसे कह क्या रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम कौन सी लेंगे? 625 ही लेंगे। अब आप देखो 625 से इसमें भाग करके देखोगे तो शेषफल 1 आएगा। 625 से आप भाग करोगे कितने में? इतने में, तो शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। इसमें 2 आएगा, करके आप देख लेना, घर पे जाना इसको करके देखना। और 625 से अगर इसमें भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि भैया मैंने इससे 1 घटा रखा है, तो जब 1 घटाएंगे 1 इसमें जोड़ देंगे। जैसे ये 625 से कटेगा तो शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन इससे हमने 1 क्या किया? ऑलरेडी घटा रखा है, तो इसमें जब 1 अगर और होता तो शेषफल 0 की जगह पर क्या आ जाता? 1 आ जाता ना। इसमें शेषफल क्या आ रहा है? 0 आएगा इसमें,
जब 625 भैया ये 625 क्या है, इन तीनों का मासा है। 625 अगर इन तीनों का मासा है तो 625 से ये भी कटेगा, 625 से ये भी कटेगा, 625 से ये भी। तो अगर ये 625 से कट रहा है तो इसका मतलब इसका शेषफल कितना हो गया, 0। कटने का मतलब कि शेषफल क्या आ जाए, 0। और ये भी 625 से कट रहा है तो इसका मतलब इसका शेषफल कितना आ रहा है, 0। तो जब इसका शेषफल 0 आ रहा है, इसका शेषफल 0 आ रहा है और इसका शेषफल 0 आ रहा है ना, समझिए बात को। अभी यही क्लियर हो जाए, इसका शेषफल 0 आ रहा है, इसका शेषफल 0 आ रहा है। तो अगर कहीं ये संख्या इतना हो जाए, ये संख्या इतना हो जाए और ये संख्या इतना हो जाए, तो अब पहले 625 से भाग किया तो शेषफल कितना है, 0। कब, जब यहाँ 50 था, लेकिन अब हो गया 50 से एक ज्यादा 51। तो अब 625 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 नहीं बचेगा। इसमें अगर हम 625 से भाग करेंगे तो पहले 0 था, अब ये 2 हो गया क्या, अच्छा 77 है। पहले 9375 था तो शेषफल कितना था, 0। और जब 77 हो गया तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा। और ये पहले था 15625 तो शेषफल 0 था, लेकिन जब 15628 हो गया तो शेषफल कितनी है। तो जब भी शेषफल कहे तो उस शेषफल को क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। क्लियर हो गया। अभी हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा जी। तो आज के लिए इतना काफी है, आप समझ लीजिए, ठीक है।